विज्ञान की अन्य शाखाओं की तरह चिकित्सा विज्ञान भी आज शीर्ष पर है और इसका प्रमाण है कि हमारे देश में आज करीब करीब 36 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा तो एमबीबीएस कैटेगरी के हैं। इसके अलावा कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा केमिस्ट शॉप हैं। हर गांव में, हर देहात में आपको केमिस्ट शॉप सहजता से मिल जाती है। 30 साल पहले ये दृश्य नहीं था। इसके अलावा जो क्लिनिक्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो भी कुकुरमुत्तों की तरह हर जगह खुलने लगे हैं और इन सब के आधार पर हम कहते हैं कि चिकित्सा विज्ञान हमारे यहाँ बहुत उन्नति कर रही है। और आपको जानकारी दे दूँ, शायद आपके दिमाग में न हो, भारत दुनिया में सबसे एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा दवाओं का प्रयोग करता है। दवाइयाँ पैदा ही नहीं करता, दवाओं का सेवन भी करता है, दवाइयों पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। और ये तो भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा है कि भारत में आज हर व्यक्ति अपनी आय का, अपनी कमाई का 15 से 25% हिस्सा अपने उपचार पर खर्च करता है। तो ये हमारी स्वास्थ्य विज्ञान की एक परम उपलब्धि है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी चिकित्सा उपलब्ध होने के बावजूद भी, और अब तो WHO, भारतीय स्वास्थ्य विभाग, ये कहने को तत्पर हैं कि भारत में अभी डॉक्टरों की कमी है, केमिस्ट शॉपों की कमी है, दवाइयाँ उतनी मात्रा में पैदा नहीं कर पा रहे या प्रयोग नहीं कर पा रहे, इतना करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा दवाएँ प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा डॉक्टर मिलेंगे, ज़्यादा अस्पताल खुलेंगे तो शायद हमारा स्वास्थ्य ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन इन सब के बावजूद, इतनी चिकित्सा संबंधी तैयारियों के बावजूद, ना तो हम बीमारियों की संख्या घटा पा रहे हैं, ना बीमार रोगियों की संख्या घटा पा रहे हैं। यहाँ तक कि असमय मृत्यु की घटनाएं निरंतर बढ़ गई हैं। 50 साल के बाद आपको कोई व्यक्ति दुर्लभ से ऐसा मिलेगा जो पूरी तरह स्वस्थ हो। 60 के बाद तो कई तरह की बीमारियों के साथ लेकर व्यक्ति अपने साथ घूमता है, रहता है। और 65 के बाद तो आधे देश की आयु ही समाप्त हो जाती है। यानी कि हमारे यहाँ 65 के बाद जिंदा रहने वाले लोगों की संख्या निरंतर घटती जाती है। 80 का आदमी आपको बहुत दुर्लभ मिलेगा। ये आपने देखा होगा, कुछ क्षेत्रों में 80 के ऊपर के वृद्ध सहजता से मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे देश के ऐसे हिस्से हैं यहाँ 80 के ऊपर का तो कोई आदमी मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो रोगी मिलेगा, बिस्तर पड़ा हुआ मिलेगा, और हर दिन 20 गोली खाने वाला मिलेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, और स्वास्थ्य विज्ञान अपने शीर्ष पर है। आपने यदि इस बीमारी से बचना है, अपने ऊपर बुढ़ापे को हावी नहीं होने देना, कि बुढ़ापा हावी होगा। वैसे तो बुढ़ापा उम्र से पहले ही आने लगा है, लेकिन यदि बुढ़ापा आपको अपने उसमें फंसाएगा तो अपने साथ वो कई तरह की बीमारियां लेके आएगा। और जो अभी तक आपने जीवन भर में कमाया है, जमा किया है, बैंक बैलेंस बनाया है, वो बुढ़ापा आपका खर्च करा के चला जाएगा। इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ होगा या तो दवा विक्रेताओं को, या फिर उन हॉस्पिटल्स और डॉक्टरों को जो आपका इलाज करेंगे, जो आपके लिए तैयार बैठे हैं। यदि आपने अपने बुढ़ापे को रोकना है, बुढ़ापे की बीमारियों को रोकना है, तो आपने 3 छोटे छोटे उपाय करने हैं। ये उपाय बहुत अनुभूत हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, और स्वयं मैंने इनका अनुभव किया है। क्योंकि पिछले 4 सालों से तो मैं स्वयं इनका प्रयोग कर रहा हूँ। 4 साल पहले मुझे भी गंभीर हृदय रोग हो गया था और मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मेरे परिवार, मेरी बच्चे, मेरी पत्नी बहुत डर गए थे और मेरी आयु को सुनिश्चित कर दिया गया। लेकिन आज आपको लगता नहीं कि मैं बीमार हूँ, मैं दवाइयाँ नहीं कोई खाता, मैं उन साधारण से प्रयोगों का उपयोग करता हूँ। आप भी करके देखिए, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। और मैं स्वयं उनका आज प्रयोग नहीं कर रहा, मैं सैकड़ों लोगों को बताया, सैकड़ों लोग उसका अवलोकन कर रहे हैं, सैकड़ों लोग उनका प्रयोग कर रहे हैं, और सभी को उससे बहुत लाभ मिल रहा है। तो आपने यदि बुढ़ापा से बचना है, जो बुढ़ापा आएगा तो झुर्रियाँ आएंगी, आपकी आँख की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, सुनने में परेशानी आएगी, दांत झड़ जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ें हृदय रोग उतर आएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, और बहुत सारी बीमारियाँ लग जानी है। यदि ऐसी बीमारियों से बचना है, बुढ़ापे को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, तो छोटी छोटी कुछ क्रिया हैं, इनका अभ्यास कर सकते हैं। पहले तो कहूँगा खान पीन को बदल दीजिए, और खाने में आपने आंवले का प्रयोग करना है। आंवला देसी हो, बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा जो आंवला मिल जाए उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आंवले के साथ में आपने हरड़ का प्रयोग करना है। आंवला यदि ऋतु है
आपको ताज़ा मिल रहा है, कच्चा मिल रहा है, तो कच्चे के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप उसका जूस निकाल सकते हैं, आप उसको सब्जियों में प्रयोग कर सकते हैं, आप उसको कच्चा चबा सकते हैं। यदि ऋतु नहीं है तो आंवले के छिलके का प्रयोग कर सकते हैं, छिलके को पानी में भिगो के कर सकते हैं या पाउडर बना के कर सकते हैं। और तीसरा, आंवले के मुरब्बे का प्रयोग भी कर सकते हैं। कम से कम आपने 5 से 15 ग्राम आंवले का नियमित रूप से प्रयोग करना है। आंवले के अलावा आपने हरड़ का प्रयोग करना है, तो हरड़ का प्रयोग भी ऐसे ही करना है। यदि हरड़ ताज़ा मिल रही है, कच्ची मिल रही है, तो कच्ची हरड़ का प्रयोग कर सकते हैं। छोटी हरड़ मिले तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बड़ी हरड़ यदि आपको मिलती है तो बहुत उत्तम है। अन्यथा आप हरड़ के छिलके का प्रयोग कर सकते हैं, छिलके को पानी में भिगो के प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उसका पाउडर बना के प्रयोग कर सकते हैं। और हरड़ का आंवला भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने आंवला हरड़ का नियमित रूप से प्रयोग करना है। इसके अलावा आपने योग क्रियाओं का अभ्यास करना है। योग क्रियाओं के बारे में पिछले वीडियो में काफ़ी विस्तार से अलग अलग क्रियाओं के बारे में बता चुका हूँ, उनकी वैज्ञानिकता भी बता चुका हूँ, उनका क्या लाभ हमारे शरीर पर क्या क्या होगा, हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होगा, उनके बारे में मैंने विस्तार से बताया। तो उनको मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इनके अलावा आपने 3 जो श्वास संबंधी क्रियाएँ हैं, 3 जो प्राणायाम की क्रियाएँ हैं, उनका अभ्यास नियमित रूप से करना है और समय से करना है। तो उसमें से पहली क्रिया है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन को बहुत लोग, बहुत योगी, बहुत आचार्य आजकल अनुलोम विलोम प्राणायाम के रूप से भी प्रचलित कर रहे हैं, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन में बहुत भिन्नता है, बहुत अन्यता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन का पहला रूप है। लेकिन आप पहले रूप में जब आप नौसिखिए हैं, शुरुआत करने वाले हैं, तो आपके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम लाभदायक है। अन्यथा नाड़ी शोधन के बहुत सारे प्रारूप हैं। आप शुरुआत पहले से करिए, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी नहीं हो सकता है आप इतने करने में सक्षम ना हो, तो आप उसको सहज रूप से शुरू करिए और उसके बाद माध्यम से आपके शरीर की नाड़ियाँ शुद्धि होती जाएंगी। नाड़ियों के अंदर जो दोष होता है, जो मल होता है, वो निकल जाएगा। और 3 प्रमुख नाड़ियाँ जो हैं, जिनमें हम सुषुम्ना को मुख्य कहते हैं, और एड़ा पिंगला जो है, इन तीनों का शुद्धिकरण हो जाता है। सुषुम्ना के माध्यम से आपका श्वास प्रभावित होने लगता है, क्योंकि जब सुषुम्ना में प्राण का संचार होता है, श्वास का आवागमन होता है, तो शरीर निरोगी रहता है। क्योंकि हमारे शरीर में 72,864 नाड़ियाँ बताई गई हैं। ये एक एक अंग से जुड़ी हुई हैं, एक एक कोशिका से संचालित हैं, और एक एक कोशिका को प्राणवायु से भर देती हैं, और एक एक कोशिका को स्वस्थ दे देती हैं। तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करिए। वैसे नाड़ी शोधन के बारे में विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, आप वहाँ देख सकते हैं। दूसरा, आपने कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है, लेकिन कपालभाति तीसरे क्रम पर है। आपने दूसरे क्रम पर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। भस्त्रिका प्राणायाम में आपने श्वास को धीरे धीरे पूरी मात्रा में फेफड़ों में भरना है, और फिर उसको पूरी मात्रा में पूरी क्षमता के साथ निकालना है। झटके के साथ ना तो सांस खींचना है, ना झटके के साथ सांस को बाहर निकालना है। आपने सहजता से लंबे गहरे सांस अपने फेफड़ों में भरने हैं, और लंबे गहरे सांस को ही बाहर निकालना है। ये प्रक्रिया करनी है तीनों प्राणायाम के लिए। आपको यदि ब्रह्म मुहूर्त का समय मिल सके, ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे के आसपास का, 4:30 बजे तक का माना गया है। यदि आप उस समय करेंगे तो उसका बहुत लाभ आपको मिलेगा। आप इसको बहुत चमत्कारी रूप में देखेंगे। अन्यथा प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बार संध्या को जब अंधेरा घिरने लगता है, सूरज छिपने वाला होता है, तब कर सकते हैं। आप इस समय का अंदाज तब लगा सकते हैं जब मंदिरों में आरती का समय होता है। आरती का समय भी सुनिश्चित उसी समय रखा जाता है जब सूरज ढल रहा हो, चारों तरफ अंधकार फैल रहा हो, तो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। दिन में 2 बार तो आप कर ही सकते हैं प्राणायाम को। वैसे अन्य समय पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। 2 खाली पेट करना है, बैठ के करना है। यदि सुखासन में बैठते हैं तो बहुत अच्छा है, इससे शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि आप पद्मासन में बैठ के इन प्राणायाम का अभ्यास करें। पद्मासन आप समझते हैं, क्रॉस लेग्स आसन कहते हैं। आप उसमें बैठने का प्रयोग करिए। कमर सीधी रहे, गर्दन तनी हुई हो, छाती बाहर निकली हो, और हाथ की मुद्राएं जो हैं, या तो आप हृदय मुद्रा में अपनी उंगलियों को, अपने हाथों को रखें, या अंजलि बना के आप नाभि के पास अपने हाथों को रख सकते हैं, या ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में आप
हाथों को अपने घुटने के ऊपर रख सकते हैं। तो कोई भी प्राणायाम करना है तो इन मुद्राओं का अभ्यास अवश्य करें। और भ्रष्टिका जैसे मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टिका प्राणायाम में आपने सहजता से पूरा श्वास अपने फेफड़ों में भरना है और पूरा श्वास आपने फेफड़ों से बाहर निकालना है। इस क्रिया को निरंतर करना है, कम से कम 5 से 6 मिनट तक करना है। वैसे तीनों प्राणायाम के लिए 6-6 मिनट सफिशेंट हैं। इससे अवधि बढ़ा सकते हैं, इससे अवधि कम ना हो कि 6-6 मिनट का समय तीनों प्राणायाम के लिए देंगे तो आपके शरीर की एक एक कोश का जो है, एक एक ऊत की संरचना है वो ऊर्जा से लबालेस हो जाती है। प्राण ऊर्जा का जो संचार है हर कोशिका में पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। तो जो कोशिकाएँ बीमार हैं, मर गई हैं, नष्ट हो गई हैं, जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, उनका भी पुनर्स्थापन होना शुरू हो जाता है, वो भी पूरी तरह से दोबारा कार्य करने लग जाती हैं। जब भस्त्रिका प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपके फेफड़ों में भरपूर मात्रा में प्राणवायु पहुंचने लगती है, अन्यथा आपके सामान्य अवस्था में आधे से ज़्यादा फेफड़ों के जो कोश हैं, जो रंध्र हैं, वो बंद रहते हैं। इसलिए ना तो पर्याप्त मात्रा में वायु का शुद्धिकरण हो पाता है, ना आपके खून में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच पाती है। जब ऑक्सीजन का ही अभाव रहता है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में नहीं पहुंच पाती तो आपकी शरीर की बहुत सारी क्रियाएं उससे प्रभावित होती हैं। और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो प्राणवायु का आप कैसे कह सकते। तो ऑक्सीजन तो एक क्रिया भर है, लेकिन ऑक्सीजन के अणुओं के ऊपर प्राण चेतना, प्राण शक्ति का वास रहता है जो आपके एक एक कोशिका को जीवांतता देता है, संचालित करता है। तो आप इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करिए। तीसरा प्राणायाम अपने कपालभाति का करना है। कपालभाति में आपको श्वास ग्रहण नहीं करना होता। मुद्राएं बैठने की ये रहती हैं, पद्मासन में बैठ सकते हो, सुखासन में बैठ सकते हो, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो, हृदय मुद्रा में रह सकते हो। हृदय मुद्रा में बैठ के यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके हृदय को शक्ति मिलती है। हृदय की जो पेशियां हैं उनको पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु युक्त रक्त पहुंचता है, रक्त मिलता है। इसलिए उन जो पेशियों की शक्ति में तो वृद्धि होती है। उनमें यदि कोई कमी आ गई, दुर्बलता आ गई है, वो रोग होने लगे हैं तो उनका दोष भी समाप्त हो जाता है। हृदय रोग से बचाने के लिए तीनों प्राणायाम बहुत अद्भुत हैं। हृदय के अलावा ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। आपके शरीर के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनको पर्याप्त कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। आपके मस्तिष्क में भी न्यूरो हार्मोन्स जो हैं, जो न्यूरो हार्मोन्स आपकी मानसिक दशा को शांत रखते हैं, मानसिक दशा को बढ़िया स्थिति में रखते हैं। ना तो आपकी स्मृति में परिवर्तन होता है, ना भूलने की बीमारी आती है, ना स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, नींद की पर्याप्त मात्रा होती है। तो ये प्राणायाम वहाँ भी कार्य करते हैं। इसलिए बुढ़ापे में जैसे बहुत लोग भूलने लग जाते हैं, बहुत लोगों को उत्तेजना छाने लगती है, बात बात पर क्रोधित होने लगते हैं या इनका बीपी बढ़ने लगता है, तो ऐसी समस्याएं इन प्राणायाम के जो अभ्यास करने वाले लोग हैं उनको देखना नहीं पड़ता। तो आपने यदि वृद्धावस्था से बचना है या वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से बाहर आना है या उन बीमारियों को अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने देना, तो इन 3 क्रियाओं का नियमित रूप से 6-6 मिनट, कम से कम 6-6 मिनट इनको अभ्यास करना है। शुरुआत आपने नाड़ी शोधन से करनी है। नाड़ी शोधन का पहला प्रारूप आपने लेना है। वैसे नाड़ी शोधन के कई और प्रारूप हैं जिनमें हम बंद का प्रयोग भी करते हैं, जिनमें हम बंद के साथ में नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं। उसके बाद अपने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। भस्त्रिका प्राणायाम को तो बहुत लोगों ने ध्यान और समाधि के साथ जुड़ा है और करोड़ों लोग उसके माध्यम से समाधि में प्रवेश हुए हैं। तो आप समाधि की बात तो मैं इसमें नहीं कर रहा, मैं तो आप स्वास्थ्य को कह रहा हूँ, निरोगी रखने के लिए कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप वृद्ध ना हो, वृद्धावस्था की बीमारी से बचे रहें और स्वस्थ जीवन यापन करें। क्योंकि यदि वृद्धावस्था ऊपर हो गई तो आप दूसरों पर आश्रित हो जाओगे, अपने बच्चों पर आश्रित हो जाओगे। और आजकल कोई किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो हमारे आसपास सिर्फ वो या तो हम रह जाते हैं, हमारी पत्नी रह जाती है और हमारे पास कोई नहीं रहता। जिन बच्चों के लिए हम जीवन भर बहुत कुछ करते हैं, जीवन भर उनके लिए बहुत कुछ हम छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, श्रम करते हैं, वो भी हमारा साथ छोड़ जाते हैं। शायद उससे आगे भी वो चले जाएं तो मैं वो बात नहीं करता,
कि यदि हमें स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, आत्मनिर्भर रहना है, हमें दूसरों के आश्रित नहीं रहना और दबाव से बचना है, अस्पतालों से बचे रहना है। आपने अस्पतालों में देखा है कि बीमारी की क्या हालत होती है, और यदि वृद्धावस्था में कोई बीमारी हो जाए और फिर आप अस्पताल में भर्ती हो जाओ तो आप जान सकते हो कि आपका वहाँ क्या हाल होने वाला है। क्योंकि वह तो जिंदा आदमी मौत के मैंने बहुत लोग देखे हैं जो छोटी बीमारी लेके जाते हैं लेकिन वहाँ से जिंदा वापस नहीं आते। आप यदि खुद इस बात को समझना चाहते हो तो किसी बड़े अस्पताल में 10-15 दिन रह के देखिए। आपने रोगियों के साथ रहा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया हो, आप ध्यान से आप देखिए कि वहाँ कितने रोगी वहाँ भर्ती होते हैं गंभीर रोग की अवस्था में, और कितने लोग स्वस्थ होकर आते हैं। अन्यथा ज़्यादातर लोग तो वहाँ मृत शरीर के रूप में आते हैं। तो यदि आपने ऐसी स्थिति बचना है तो ये 3 क्रियाएं करनी है। खाने पीने में बदलाव करना है, भरपूर मात्रा में मानसिक चिंतन करना है, मानसिक रूप से परेशान नहीं होना, और भरपूर नींद आए इसका भी प्रयास करना है। तो आप नियमित रूप से आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, आप हरड़ का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रष्टिका प्राणायाम और कपाल भाती का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे योग और तीनों प्राणायाम का जिक्र मैंने पहले भी कई वीडियो में किया है, वहाँ भी देख सकते हैं। यदि इनके संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए, आपको अतिरिक्त कुछ पूछना है, अतिरिक्त इसके बारे में जानना है तो मुझसे जानकारी ले सकते हैं। आप कमेंट्स मेरे मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं। और हाँ, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि यदि आप मेरे वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं, मेरे वीडियो में यदि कुछ आपको वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध होती है और मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ में मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।